comes to your mind when you hear the word yoga? कुछ लोग इसे a set of postures बोलते हैं, कुछ बोलते हैं exercise, कुछ बोलते हैं इसे weight loss का बहुत बढ़िया तरीका. It is also used as a medium to maintain flexibility. कुछ लोग इसे meditation से भी जोड़ के देखते हैं. Yoga is not just an exercise. It is a science. ये एक medium है to connect your mind, your body and your soul. ये एक साधना है जो सिर्फ आपको एक हेल्दी बॉडी ही नहीं देती बल्कि क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस से छुटकारा पाने में भी बहुत मददगार है. आज इंटरनेशनल योगा डे पर हम बात करेंगे ऑफ कोर्स योगा की और उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स की. वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ जयपुर अनप्लग्ड. आवर वेरी फर्स्ट गेस्ट इज श्रीप्रिया प्रज्ञा सरुपरिया. प्रज्ञा एक योगा एक्सपर्ट है, एक नेचुरोपैथ है, एक फाइटर है, एक सर्वाइवर है जिन्होंने अपनी बीमारी को दूर किया योगा के थ्रू. शी इज अ रियल इंस्पिरेशन फॉर विमेन. सो लेट्स वेलकम प्रज्ञा सरुपरिया. वेलकम टू द शो प्रज्ञा. Thank you so much, Divya, for inviting me on Jaipur Unplugged. सो प्रज्ञा, सबसे पहले अपनी स्टोरी के बारे में बताइए क्योंकि हमने सुना है कि आपने किस तरीके से अपनी बीमारी को डिफीट किया, किस तरीके से आप उठ के खड़ी हुई अपने पैरों पर. सो लेट्स गो बैक इन पास्ट एंड सी कि आपकी स्टोरी क्या रही है. वैसे तो दिव्या मैं बताऊं, योगा ने मुझे ऐसा कर दिया है कि मैं अब अपना पास्ट देखना ही नहीं चाहती. पास्ट में मतलब मैं प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ. जैसा कि अभी आपने कहा कि ताकि लोग इससे जुड़ें, इसको जानें, इसलिए मैं पास्ट में जाके आपको बताती हूँ कि कैसे मैं योगा से जुड़ी या कैसे मुझे योगा ने हेल्प किया. तो ये स्टार्ट होता है 2007 से. लाइक व्हेन आई वाज 25 years old एंड लाइक नॉर्मल दिनों की तरह मैं अपना काम कर रही थी. सब कुछ ठीक था. शादी को 2-3 साल हुए थे. 1.5 साल की मेरी बेटी थी. अचानक से एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैर नहीं मुड़ रहा है. तो मुझे लगा कुछ छोटा मोटा सा दर्द हुआ होगा. 1-2 दिन निकल गए. 2 दिन बाद अचानक से देखती हूँ कि मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग आ गई है नीज में. मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही हूँ. ड्रैग कर रही हूँ लिटरली अपना पैर. डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन है. फीवर भी हो गया. मतलब दवाइयाँ दी. 2-4 दिन वो पेन किलर्स, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा किया और वो स्वेलिंग मेरी डे बाय डे बढ़ती गई. घुटना एकदम ही जैसे ट्रिपल साइज हो गया, क्वाड्रपल साइज. दिन 10-15 दिन निकलते गए. वो एंटीबायोटिक्स के कोर्स चलते गए. उसके बाद हुई हमारी डॉक्टर्स की जर्नी स्टार्ट. शायद मुझे लगता है कि उस टाइम पे जयपुर में उस टाइम कोई ऐसा सिंगल डॉक्टर नहीं बचा होगा ये अपने ऑर्थोपेडिक्स में जिसको मैंने कंसल्ट नहीं किया हो. मतलब फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ नेचुरोपैथी से. किसी ने मुझे बताया कि नेचुरोपैथी भी एक तरीका होता है. तो मानसरोवर में है डॉक्टर इस्माइल टाक. मैं उनके पास गई. उन्होंने मुझे कुछ अपना जो भी डाइट प्लान होता है साथ में उन्होंने मुझे बताया कि तुम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी ब्रीदिंग करो. तो एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान मैंने 7 months तक नेचुरोपैथी का पूरा लाइफस्टाइल वो फॉलो किया. उस दौरान उस 7 months में मेरे घर में कम से कम में नहीं तो 10 से 15 वेडिंग्स हुई हैं. और मैं हर वेडिंग में अपना वो जो घिया की सब्जी, कैन यू बिलीव कि मैं वो घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी साथ में लेके जाती थी. हाँ, 2 चपाती जो उन्होंने मुझे दी थी. मतलब लोग हंसते थे कि पागल हो गई है, बट मैं नहीं उनको एक्सप्लेन कर सकती. और उसके रिजल्ट्स मिले. उसके बिल्कुल डेफिनेटली रिजल्ट्स मिले. दफा मेरी दवाइयाँ सारी छूट गई जो मैं आयुर्वेद की ले रही थी, वो मैंने सब बंद कर दी. मैं अपना सुबह ब्रीदिंग पे फोकस करने लगी. और मुझे नहीं पता वो जो मेरे अंदर एक डिप्रेशन था, एक एंजाइटी थी, एक पूरे टाइम दिमाग में जो थॉट्स चलते रहते थे क्या होगा कैसे होगा, वो सब धीरे धीरे कहीं वैनिश होने लगे. मतलब जो आपको खुद को एक एनर्जी आने लगी. मेरे को लगने लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ. फिजियोथेरेपी भी ट्राई किया कभी? फिजियोथेरेपी की मुझे फिर जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, तो यहाँ ये तो ऐसा रहा कि ठीक है मैं यहाँ तक पहुँची कि उस स्टेज से मैं इस स्टेज तक आ गई कि जब मैं अपना काम सब कुछ इजीली. उसके बाद दिमाग में फिर एक नया फितूर भी आया कि एक दिन मैं देखा कि यार मेरी डॉटर, तो मैंने कहा यार दुनिया कितनी मतलब ऐसा ना कि आप लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है. उस टाइम ख्याल ये आया एक बेटी के मैंने गर्दन पे एक छोटा सा वाइट स्पॉट देखा. तो मेरे को लगा कि इसको डॉक्टर्स को वही दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसको विटिलिगो है, सफेद दाग जिसको बोलते हैं कि इसको विटिलिगो है. तो फिर वही दिमाग एक होता है ना मदर का दिमाग चलने लगा
कि अच्छा इसको तो अगर ये बढ़ गया तो ये पूरे शरीर में फैल शरीर पे जाएगा, फैल जाएगा, शरीर पे फैल जाएगा, शक्ल बड़ी खराब हो हुई शक्ल जाएगी। खराब हो जाएगी, तो कोई शादी नहीं करेगा, अकेली रह जाएगी, पेरेंट्स तो किसी के कब तक ही जिंदा रहते हैं, तो कोई ना कोई एक सिबलिंग तो दूसरा होना ही चाहिए जो इसके साथ हो, इसके लिए हो। तो जब मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे सेकंड You टाइम should go कंसीव for करना चाहिए, another हाँ, baby. तो वो मतलब बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब ऑफ कोर्स बोले Because जस्ट looking at your हाँ condition. हाँ, बोले जस्ट जिस दौर से तुम गुजरी हो तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है, मतलब सबको मेरी चिंता थी, इट इज नॉट लाइक कि कोई नहीं चाहता था, क्योंकि लुकिंग एट माय पास्ट पोजीशन सबको लग रहा था कि बिल्कुल राइट डिसीजन नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नहीं मैं अब कर लूंगी, शायद मैं मैनेज कर लूंगी, अब मुझे चीजें समझ आने लगी थी, शायद योगा के थ्रू आप खुद को समझने लगते हो, खुद को जानने लगते हो। तो मैंने जो डॉक्टर इस्माइल टाक थे, जो नेचुरोपैथ भी थे, जो योगा एक्सपर्ट भी थे, उनसे मैंने बात किया कि क्या ऐसा हो सकता है, तो बोले डेफिनेटली हो सकता है, बस तुम जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी लाइफस्टाइल है, उसको मेंटेन करो। मैंने थ्रू आउट 9 मंथ्स उनका डाइट, उनका लाइफस्टाइल जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था वो फॉलो किया। इनफैक्ट जो आफ्टर डिलीवरी भी जो उन्होंने मेरे को बताया ना कि तुम्हें ये पैटर्न फॉलो करना है, इस तरीके से रहना है, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। You followed it to the हाँ T. हाँ, और फिर बस मेरा बेटा हुआ। तो योगा पे कब स्विच किया, कितना टाइम मतलब हो थोड़ा गया? थोड़ा योगा तो मेरा साथ साथ में चल ही रहा था, जितना मैं अपना टाइम दे सकती थी उस टाइम पे चल रहा था। उसके बाद लेकिन ये था कि जो मेरी बीमारी थी, आर्थराइटिस जो था, वो मेरा खत्म हुआ था। मेरी बोन्स इतनी फ्रेजाइल थी कि उसके बाद में मेरे 3 मतलब जैसे एक बार ही हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी में हम 5 लोग थे, किसी को कोई खरोच भी नहीं आई, एंड मेरे को सिर्फ एक झटका लगा, एक जर्ग लगा और मेरा मेजर शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। मेरी बोन्स इतनी फ्रेजाइल वीक हो थी, गई थी, इतनी वीक थी, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से? ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। किसी ने मेरा होली पे हाथ पकड़ा ऐसी रंग लगाने के लिए, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। Oh my God. एक सीढ़ी से गिरी तो स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरीके से मतलब जो निकला समय वो ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था, चीजें बहुत अच्छी हो गई थी कि हाँ भाई चलो मैंने वो ट्रीटमेंट ले लिया और सब सही सब हो कुछ गया, ठीक हो गया, सब ऐसा कुछ नहीं ठीक था। हो गया, ऐसा नहीं था। तो हर बार गिर रही थी, फिर हर बार उठ रही थी, हर बार गिर रही थी, लेकिन फिर भी लगता था नहीं शायद कर लूंगी, शायद कर लूंगी। तो वो योगा ही था जिसने मुझे हर बार वो होप दी कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप जब इस चीज में घुस जाते हो ना, ये खाली स्ट्रेचिंग नहीं है, खाली एक्सरसाइज नहीं है, ये आपको अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि आपको खुद को रियलाइज नहीं होता। जब आप खुद पे काम करते हो, जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, स्ट्रेचिंग खाली एक एक्सरसाइज नहीं है, आपकी बॉडी की नॉट्स को खोलती है, जो आपकी गांठें होती है शरीर की। आपको लगता है आप खाली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हो, बट ये खाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आपके अंदर की गांठों को खोलती है, आपकी नॉट्स जो पड़ी हुई होती है उनको खोलती है। आप इसको फील करके देखो, इसको ऑब्जर्व करो, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मतलब खाली ध्यान लगाना 2 मिनट्स के हम सोच रहे हैं, हमें अपने थॉट्स को रोकना, हमें थॉट्स को नहीं रोकना है, हमें अपने थॉट्स को फील करना है, हमें महसूस करना है, उसको बहने देना है, तब आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली आपके अंदर क्या पावर है। तो योगा हम सभी जानते हैं कि माइंड बॉडी सोल को कनेक्ट करता है। ये बहुत ही फैंसी चीज़ें हैं, क्योंकि फैंसी बना दिया गया है योगा को, ग्लैमराइज कर दिया गया है योगा को सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, या फिर जो फॉरेनर्स आते हैं उन्होंने भी काफ़ी ग्लैमराइज किया है योगा को। तो योगा के और क्या क्या मायने हैं अपार्ट फ्रॉम कीपिंग योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल फिट? देखो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेजेस या बुकिश लैंग्वेजेस में तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती कि क्या मायने नहीं, हैं। बिल्कुल प्लेन बिंदास मैं लैंग्वेज बिल्कुल में। लेमन लैंग्वेज में, या जो मेरी खुद की फीलिंग्स है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उस मायने में तुम्हें समझा सकती हूँ कि आप खुद से तो कनेक्ट होते ही हो, साथ में हायर पावर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हो। मतलब आपको लगता है कि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉन्डिंग बढ़ जाती है, आप एनर्जी पे बिलीव करने लग जाते हो, आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो कि नहीं, जब खुद पे यकीन होता है तो लगता है ना वो एनर्जी भी आपके लिए बिल्कुल। वही काम करती है, Correct, correct. वैसे ही वर्क करती है। तो आपको वो सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर पे आपका जो एक बिलीफ होता है वो डे बाय डे और स्ट्रांग होता जाता है। स्पिरिचुअली हाँ एनलाइटन। बिल्कुल, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट तो योगा के थ्रू डेफिनेटली होता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
तो सिर्फ तो मेडिटेशन नहीं है ये नहीं, बहुत मतलब आगे तक की बात है। मेडिटेशन इसका एक पार्ट है, पर खाली मेडिटेशन या खाली स्ट्रेचिंग, खाली एक्सरसाइज योगा बिल्कुल नहीं है। योगा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसको हमने सिर्फ उसका कुछ एक पार्ट ले लेते हैं और कहते हैं कि ये योगा है, तो योगा वो तो बिल्कुल नहीं है। और योगा को लोग बहुत ही जैसे मैंने कहा ग्लैमराइज कर दिया गया है, तो हर कोई बोलता है हाँ हम लोग योगा कर रहे हैं भाई, योगा के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कर तो रहे, कैसे भी करें, जैसे हम बोलते हैं ना कि बेबी स्टेप लेना जरूरी है, तो चलो फैंसी के चक्कर में ही सही, या जैसे लगता है ना कि आजकल क्या चल रहा है वैसे ही सही, तो एक बेबी स्टेप तो ले रहे हैं। हो सकता है कि जब वो आगे बढ़ेंगे, इसमें डीपर जाएंगे, तो उन्हें समझ आएगा, तो ठीक है एक स्टेप लेने दो। ट्रेंडिंग लेकिन जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना लेजी टाइप के, वो शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको फिर पूरा वो कंप्लीट नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो मेरे जैसे होते हैं, तो व्हाट अबाउट दैट? देखो दिव्या, मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सा डिसिप्लिन तो चाहिए। डिसिप्लिन तो आप कुछ भी करोगे, इनफैक्ट आप अपना जो जॉब कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, उसमें भी आप डिसिप्लिन तो आप रखते ही हो। तो लाइफ में कोर थिंग डिसिप्लिन है। तो थोड़ा सा, जब हम कहते हैं ना योगा एक बुकिश लैंग्वेज, अगर हम बोलते हैं कि माइंड बॉडी एंड सोल इसकी हार्मनी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा वो एक बुकिश लैंग्वेज जरूर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा तो फॉलो करना पड़ता है कि हमें जो अपने फ्लक्चुएशंस हैं, जो दिमाग के फ्लक्चुएशंस हैं, उनको तो कंट्रोल करना ही पड़ता है। आप 1 घंटा मत दो, 30 मिनट मत दो, 5 मिनट तो आप दे ही सकते हो, 5 मिनट्स तो इसीलिए शायद बोलते हैं कि योगा इट्स ऑल अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, बिल्कुल लिविंग इन। और वैसे भी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ही है कि योग कर्मसु कौशलम, तो बस कर्म ही योग है, कि आप अपना कर्म इतने अच्छे से करो कि उसी में योग नजर आए, उसी में योग नजर आए, वही। अच्छा प्रज्ञा, मैं जब ये पूरे टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो मुझे एक शब्द ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। जैसे 9 रस होते हैं योगा में, श्रृंगार रस की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? दिव्या, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि श्रृंगार रस क्या है। तो जैसे कि श्रृंगार रस हम सभी जानते हैं कि लव, ब्यूटी, अपने आप को सजाने संवारने का तरीका, जैसे 16 श्रृंगार औरतों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है, विमेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, कि तैयार हो रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं श्रृंगार के। जैसे कि हम प्रभु के प्रति अपना जब कहते हैं कि श्रृंगार आरती है, हम अपना प्यार जताते हैं। श्रृंगार किसी के लिए भी हो सकता है, लव किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे वो एक बॉय और गर्ल के बीच में हो, माँ का अपने बच्चे के लिए हो, दादा दादी के का अपने पोते पोतियों के लिए हो, तो किसी के लिए भी हो सकता है। बस इट इज, हाँ, ये बस लव, ब्यूटी, एस्थेटिक, ये श्रृंगार रस है। अब हम इसको योगा से कैसे जोड़ें, तो इसका मैं बताऊं कि जैसे आजकल जैसे हम योगा जाते हैं, हम कह रहे हैं कि हम योगा करने के लिए जा रहे हैं, तो हम बड़े अच्छे से तैयार हो के जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपना वेल ड्रेस्ड हो, अच्छे से प्रेजेंटेबल हो, तो हम काफी सारे अपने पूरा, हमारे आजकल एक वार्डरोब होता है, योगा का अलग वार्डरोब होता है, हाँ, तो ना कि अलग अलग ब्रांड्स आजकल नए नए आ गए हैं। तो पहले कैसे होता था कि कुर्ते पजामे में कर रहे हैं, सलवार है ना, सूट्स में कर रहे हैं। अभी आजकल आपने देखा है तो रोज एक नया आउटफिट होता है। मुझे कुर्ते पजामे वाला योगा भी बहुत अच्छा लगता है। Anyway, इसकी अपनी ब्यूटी है। तो वैसे है कि अगर हम देखें तो ये एक तरीके का रस हो गया कि हम अपने एस्थेटिक्स पे, अपने लुक्स पे, कि हम कैसे दिख रहे हैं, श्रृंगार रस इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और खैर औरतों का तो हमेशा ही होता है, वुमेन का तो खैर हमेशा ही सजने संवरने का एक रहता है, कि प्रेजेंटेबल रहने का रहता है, कि हम अच्छे दिखें, है ना, वो तो। पर मैं अगर बोलूं कि योग में जाने के बाद सिर्फ ये एक औरतों का ही वो नहीं रह जाता है कि सजने संवरने का, मतलब मुझे लगता है कि जो योग में उतर जाता है, उसके बाद हर इंसान को लगता है वो एक श्रृंगार रस में अपने आप डूब जाता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मुझे इसका लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, जो उनसे अभी आज के टाइम पे उनसे बड़ा योगी कौन होगा, जो 20-20 घंटे काम करते हैं और एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं, और साथ में आप उनको कभी भी देखो उनकी एनर्जी अनमैचेबल है। जिस तरीके से वो अपने आप को ड्रेसअप रखते हैं हमेशा, और एवरी टाइम चेहरे पे जो तेज रहता है, जो वो श्रृंगार रस की रौनक जो उनके चेहरे पे रहती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि खाली ये हम श्रृंगार रस को, और मतलब उनको देखने के बाद, हाँ, उनको देखने के बाद तो मुझे लगता है कि असली योग तो ये जी रहे हैं।
हम तो सिर्फ इसको एक एक्सरसाइज से कनेक्ट करते हैं, बट अगर आप उनको देखोगे तो उनको लगेगा, आप सुधा मूर्ति को देख लीजिए, उनका तेज देख लीजिए, बिना ऑर्नामेंट्स के वो इतनी सुंदर दिखती हैं, इस उम्र में वो इतनी सुंदर दिखती हैं। आप मोदी जी को देखिए, राइट। हाँ। और एक और एग्जाम्पल है श्रृंगार रस का, जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ के बीच का जो लव होता है, तो आजकल मैंने सुना है जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं या विमेन से सुना है कि अभी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए हम गृहस्थी में फंस गए हैं, क्या करें, गृहस्थी है, नहीं निकल पाते हैं, अवेकनिंग चाहते तो बहुत हैं कि तो पर इसके लिए आपको गृहस्थी छोड़ने की कहाँ ज़रूरत है। ये तो प्यार है ना, श्रृंगार रस तो एक दूसरे के बीच का प्यार है, ये बांधता थोड़े ना, ये तो आपको मुक्त करता है, ये तो फ्री करता है। खुद का एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी स्नोरिंग है ना एकदम हाई पिच है, बहुत ज़्यादा हाई पिच है कि मतलब मुझे सब लोग बोलते थे सोती कैसे हो इनके साथ में ना, इतनी मतलब पूरा हमारा घर गूंजता है। मैंने कहा यार हो सकता है आपको स्नोरिंग लगती है, मुझे तो लोरी लगती है, मुझे तो म्यूजिक लगता है मुझे बस म्यूजिक के बिना नींद नहीं आती है। तो वही है कि आप कैसे अपना चीज़ों को लेते हो। योग आपको और पक्का बना देता है, मजबूत बना देता है इन सब चीजों के लिए। श्रृंगार रस को जीने लग जाते हो। योगा मेरे हिसाब से फिजिकल रेल्म से या फ्लेवर्स के बियॉन्ड भी है योगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ पोस्चर्स करने से, एक्सरसाइज करने से या योग करने से ही सीमित नहीं है। इसके बियॉन्ड जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि मतलब आपके अंदर के आर्टिस्ट को, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को भी वो एक पुश देता है। Am I right? बिल्कुल दिव्या, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। योगा का मतलब ही है जोड़ना, तो अपने इनर सेल्फ से जोड़ना, खुद से खुद को जोड़ना, ये खुद से खुद की जर्नी है। मतलब बेटर लाइफ की तरफ लेके जाता है आपकी लाइफ में, एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाता है आपकी लाइफ में। तो जैसे हम खुद इनर सेल्फ से जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली हमारा विजन वाइड होता है, स्पेक्ट्रम वाइड होता है, हमारे सोचने का तरीका, समझने का तरीका, हम चीज़ों पे बेटर तरीके से फोकस कर पाते हैं। हमारा विजन वाइड होता है तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हम चीज़ों को बेटर तरीके से देखना, समझना, तराशना सीखते हैं। तो योगा डेफिनेटली अलग नजरिया हो जाता है चीज़ों को देखने का। तो आर्टिस्टिक व्यू तो, पॉइंट ऑफ व्यू तो इसका है ही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दिव्या कि हाल ही में मैं अभी अयोध्या होकर आई हूँ, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि योगा से क्या हमारे आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट्स बढ़ते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैंने रामलला की मूर्ति को देखा तो मैं वही सोची कि किसी साधारण इंसान के तो बस की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा योगी ही होगा जिसने उसे बनाया। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी तक उसको फोटोज़ में देखा था, सोशल मीडिया पे फोटोज़ देख रही थी, न्यूज़पेपर्स में देख रही थी, वो तो उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो इतनी क्रिएटिविटी, इतना आर्टिस्टिक काम तो कोई साधारण इंसान तो नहीं कर सकता। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा योगी होगा जिसने बहुत फोकस करके, बहुत साधना करके उसको बनाया होगा। या वो ही नहीं, हम जैसे जो भी हम देखते हैं, हमारे भारत में इतने सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स हैं, इतने सुंदर मंदिर हैं, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं और उनकी भव्यता है। तो बिना आर्टिस्टिक, बिना क्रिएटिविटी के अपने काम में एकदम दिल लगा तल्लीन होके या ध्यान मग्न से वो काम करना, उसके बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी क्रिएटिविटी निकल के आ जाए। तो ये तो मतलब ये योग, मतलब जैसे वही बात आ गई कि योग कर्मसु कौशलम, कि आप इतने तन्मयता से, इतनी तल्लीनता से, इतनी कुशलता से अपने काम में आप घुस जाते हो कि फिर जो निकल के आता है वो तो बस रस है। वो तो एक अलग ही तरीके का रस है। और जहाँ रस है वहाँ भाव भी है। बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू योगा, अभी क्या कर रहे हो आप? सिखा रहे हो, कर रहे हो, किस फेज में हो? दिव्या, मैं सिखा भी रही हूँ, पर मुझे लग रहा है सिखाने से ज़्यादा तो मैं शायद सीख ही रही हूँ, हर दिन सीख रही हूँ। सीखने का जो हंगर है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि हर दिन शायद नया है, हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। वैसे भी वही ना कि योगा कोई छोटा सा, मतलब योगा वर्ड छोटा सा है, पर जानने के लिए इसमें इतना कुछ है कि हर दिन कुछ नया पढ़ती हूँ, हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। तो शायद वो मेरी सीखने की ही जर्नी अभी तो ख़त्म नहीं हुई है, वो ही चल रही है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी ख़त्म होगी। रोज़ नई किताबें पढ़ो, रोज़ कुछ नया जानो।
तो बस अभी तो अभी हर क्या दिन पढ़ रहे हो? अभी रिसेंटली मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही हूँ डॉक्टर राज बालाकृष्णन की, जो है कि द स्टोरीज बिहाइंड द पोजेस, कि हमारी माइथोलॉजी में कैसे जो हमारे बहुत सारे योगा पोस्चर्स हैं वो हमारी माइथोलॉजी से कैसे कनेक्टेड हैं। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। मैं इस बुक को पढ़ रही थी तो जैसे मुझे पता पड़ा कि हम सिद्धासन जो करते हैं वो कैसे मतलब लॉर्ड गणेशा से कनेक्टेड है, या पद्मासन आपने देखा होगा लक्ष्मी जी हमेशा लोटस पोज में जब लोटस पे Correct, होती है, correct. पद्मासन मुद्रा में होती हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, या जो हमारा ट्री पोज है वो कहाँ से आया, या वो कैसे हमारी So basically माइथोलॉजी से postures जो कनेक्टेड है वो है, कहाँ से originate कैसे हो रहे हैं। ओरिजिनेट हुए। तो इस पे मैं ये बुक पढ़ रही थी, तो उसमें इसी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी सिद्धासन के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे देखिए सिद्धासन इस पोस्चर में भगवान गणेशा बैठे हैं, लॉर्ड गणेशा, और ये मतलब सिद्धासन हमें क्या सिखाता है बेसिकली, ये स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे जो ब्राह्मण पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने सोचा कि जैसे हम लोग होता है ना कि हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो मम्मी दही गुड़ खिलाती हैं कि शगुन करके निकलना चाहिए घर से, भगवान के हाथ जोड़ के निकलो। तो वैसे उस टाइम पे ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम ऐसा क्या शगुन करें, किस भगवान की पूजा करें जब भी कुछ अच्छा काम करें। तो उन्होंने सारे ऋषि मुनियों ने बहुत यज्ञ किया, तपस्या करी, भगवान शिव की आराधना करी कि वो हमें कुछ ऐसा बताएं कि सबसे पहले इन देवी देवताओं की पूजा करें कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले, शुभ काम शुरू करने से पहले। तो जब भगवान शिव अपनी तपस्या उनकी भंग हुई कि भैया कोई पृथ्वी लोक पे कोई बहुत भारी प्रार्थना कर रहा है, तो उनको महसूस हुआ कि उनको ये ब्राह्मण चाह रहे हैं कि उनको ऐसा कोई लॉर्ड या देवता का नाम बताया जाए कि सबसे पहले किसको पूजा जाए जब भी हम शुभ काम शुरू करें। तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि ऐसा मेरे भक्त पूछना चाह रहे हैं मेरे से कि हम सबसे पहले किसकी पूजा करें। तो पार्वती जी बोली कि अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेशा से बेटर कौन होगा। मैं शक्ति, आप शिव, मैं शक्ति हूँ, आप कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो, तो इन दोनों का मिलन है हमारे बच्चे, तो इनसे बेटर कौन होगा। तो इन दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए जिसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, पर अब दोनों में से कौन। तो शिव जी बोले लेकिन दोनों में से कौन। तो बोले कि हम एक रेस करवा लेते हैं इनकी। बोले रेस कहाँ की रेस करवा लेते हैं। बोले पृथ्वी लोक की एक परिक्रमा करवाते हैं, जो पहले पूरी करके आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। तो ठीक है भाई, कार्तिकेय और गणेश जी को बुलाया गया और उनको बोला कि आप दोनों रेस लगाओ और जो पहले फर्स्ट आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। ठीक है, कार्तिकेय जी का वाहन है पीकॉक, मोर, और गणेश जी का वाहन है चूहा। तो अब गणेश जी बड़े हैरान परेशान कि ऐसे मैं चूहे पे दौड़ दौड़ के कैसे जाऊंगा, कैसे परिक्रमा करके फर्स्ट आऊँगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना ध्यान लगाता हूँ। वो सिद्धासन मुद्रा में बैठे, उन्होंने ध्यान लगाया, सोचा कि इसको मैं कैसे पूरा करूँ, इस चीज़ को मैं कैसे। तो उन्होंने सोचा कि मेरी माँ जो है वो शक्ति है, मेरे पिता हैं वो चेतना है, और अब जब मैं इनकी परिक्रमा कर लूँगा तो पूरे संसार की परिक्रमा हो गई, माता पिता से बढ़कर कौन है, तो मैं इन्हीं की परिक्रमा कर लेता हूँ। तो उन्होंने 3 चक्कर अपने माता पिता के चारों तरफ लगाए और फिर खड़े हो गए। अब जब शिव जी पार्वती जी आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन उन्हें तो सब पता था कि गणेश जी तो गए नहीं हैं। कार्तिकेय जब वापस आए तो शिव जी ने उनसे पूछा कि गणेश आपने क्यों नहीं परिक्रमा करी। बोले मैंने तो आप ही की परिक्रमा कर ली, आप शिव और शक्ति दोनों का मिलन हो, मैंने आपके माँ बाप से बढ़कर कौन होता है इस दुनिया में, तो आपकी परिक्रमा कर ली, तो मेरे लिए तो पूरे संसार की परिक्रमा हो गई। तो पार्वती जी भी उनकी चतुराई पे हंसने लगी कि बोले कि कहाँ से तुमने इतना मतलब तुम तो ज्ञान आया। तो वही ना कि आप पहले खुद को समझो, खुद को जानो, अपने इनर सेल्फ को जानो। सिद्धासन मुद्रा में उन्होंने ध्यान लगाया, समझा खुद को कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे हमारी लाइफ में भी कोई भी समस्या आती है, या हम लोग इतने अपने बिजी शेड्यूल में कभी हमारे पास टाइम ही नहीं होता 2 मिनट सोचने के लिए, हमें लगता है पहले ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें, कभी खुद से सेल्फ टॉक करते ही नहीं है। तो कई बार बहुत ज़रूरी होता है खुद से बात करना, कि हम खुद से बात करें तो बहुत सारी मुश्किलों का हल तो ऐसे ही निकल आता है, निकल आता है। तो जो गणेश जी की सिद्धासन मुद्रा है वो हमें यही बताती है कि कभी कभी सेल्फ टॉक करो, अपने आप से कनेक्ट करो, अपने आप से बात करो। और बाकी इस बुक में एक ट्री पोज के बारे में मेंशन्ड है, वृक्षासन जिसे हम कहते हैं।
तो मतलब ये ट्री पोज जो है वन ऑफ माय फेवरेट पोज है, दिखने में बहुत मतलब बहुत सिंपल सा पोज है, इजी सा पोज है, लेकिन ये जो पोज है ये हमें ये सिखाता है कि जो एक पेड़ होता है उसकी जड़ें, जिस पेड़ की जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी होती हैं, ज़मीन में जितनी ज़्यादा जाती है, वो उतना ही मजबूती से ऊपर स्ट्रॉन्ग खड़ा होता है ना। तो मतलब इंसान को अपनी ज़मीन से जुड़ना उतना ही ज़रूरी है ऊंचा बढ़ने के लिए। आप खाली हवा में ऊपर ऊपर तैर रहे हो तो आप कभी ऊंचाई को छुओगे नहीं। तो ट्री पोज आपको वही सिखाता है कि आप अपने एक पैर पे खड़े हो, आप एक पैर पे खड़े हो, लेकिन आपका पैर जो है बहुत फर्म है। इस ज़मीन और आसमान के नीचे आपको कैसे अपना बैलेंस बनाना है, आप फर्मली खड़े हो, तो आप हमेशा बी ग्राउंडेड। कभी अपनी रूट्स को भूलो नहीं, कभी भी अपनी जड़ों को भूलो नहीं, कभी भी अपने पेरेंट्स को, या हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा वैल्यू है, क्या हमारा कल्चर है, तो वो सब अगर आप हमेशा याद रखोगे तो हमेशा ऊंचाई को छूओगे। तो ट्री पोज इज वन ऑफ माय फेवरेट पोजेस। बहुत मज़ा आ रहा है प्रज्ञा तुमसे बात करके, और मन नहीं कर रहा है कि पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करूँ, लेकिन मुझे एंड करना पड़ेगा, टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू अगेन, और हम आपके साथ और भी ज़्यादा बातचीत करेंगे, और भी ज़्यादा आपसे नॉलेज गेन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन जयपुर अनप्लग्ड। थैंक यू सो मच दिव्या। आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जयपुर अनप्लग्ड। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो यू आर नोटिफाइड। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।